हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बर्नौलीज का प्रिंसिपल है क्या चीज़ ये देख लेते हैं। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है नोट डाउन कर लीजिए। बर्नौलीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट it states that Bernoulli's principle states that the sum of pressure energy, kinetic energy, that the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume the sum of kinetic energy, potential energy per unit volume of an incompressible non-viscous fluid in a streamlined irrotational flow remains constant। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा ये जो स्टेटमेंट है बर्नौलीज प्रिंसिपल का, इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड और फ्लूइड इन अ स्ट्रीमलाइंड इररोटेशनल फ्लो कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल होना चाहिए और स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट। ये इनका स्टेटमेंट है। अब इसका अगर हम लोग प्रूफ देखें, आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस स्टेटमेंट का प्रूफ सपोज हमने एक ट्यूब ले लिया, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। इस रेफरेंस लाइन से इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2। सपोज यहां से कोई लिक्विड मूव करके, ये पॉइंट मान लिया A, मूव करके यहां पर आ जाता है, दैट इज पोजीशन B ना लिखिए, A डैश लिख लीजिए, A डैश। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी है V1। ठीक है, तो डेल्टा टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, V1 डेल्टा टी।
डेल्टा टी टाइम में, कुछ टाइम इंटरवल में ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, इसका मतलब ये इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, v1 डेल्टा टी। उसी तरह से कोई लिक्विड यहाँ पर है, दिस इज पोजीशन B, और मूव करके चला गया B डैश पे, ठीक है। सेम टाइम में इस पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, v2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपका A2, ठीक है। तो सेम टाइम में यहाँ वाला लिक्विड मूव करके या फ्लूइड मूव करके यहाँ पहुँचेगा तो कितना, v2 डेल्टा t, यानी ये वहाँ पे उसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। ये सवाल ये हुआ कि आपका जो है किस तरह से लिक्विड यहाँ पे मूव कर रहा है। अब अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा P इंटू A1, क्योंकि प्रेशर जो है हर एक जगह सेम लगेगा, तो P इंटू A1 यहाँ पे फोर्स आपका लग रहा होगा, ठीक है। उसी तरह से इस वाले एंड पे अगर देखें तो इस वाले एंड पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज P इंटू A2, तो P इंटू A2 जो है फोर्स वहाँ पे काम कर रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? चाहे तो यहाँ वाले फोर्स को हम P1 लिख सकते हैं, P1 A2, और यहाँ पे P2 A2 लिखना ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल ये उठता है, सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे मास क्या होगा इसका। तो यहाँ पे अगर हमें मास निकालना होगा, मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या जाएगा, इतने पोर्शन का वॉल्यूम अगर हम देखें तो क्या जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू लेंथ, तो V1 डेल्टा T इंटू रो। उसी तरह से यहाँ के लिए अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा, A2 V2 डेल्टा T इंटू रो। इसका मतलब क्या है, दोनों भाई मास क्या होगा, कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग ये और ये हर जगह मास सेम होगा भाई, जितना लिक्विड यहाँ से गया है उतना ही लिक्विड तो यहाँ से निकलेगा, तो दोनों जगह मास क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। जब मास सेम होगा इसका मतलब ये है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी कहते हैं और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के नाम से भी इसको जानते हैं, जाकि हालांकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसी तरह से अब आगे हम बात करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। अगर बात करें तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में चेंज दैट इज डेल्टा के। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी थी, ए पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो यहाँ के काइनेटिक एनर्जी से इसकी काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा 1/2 m v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। यहाँ से 1/2 m कॉमन ले लेंगे, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब m के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली देखिए मास क्या है, हर जगह सेम है, ठीक है। तो m के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, A1 V1 लिख सकते हैं, चाहे दोनों जगह ले लें या एक जगह लिखें। हम क्या लिख सकते हैं, m के प्लेस पे सिंपली इसको हम लिख सकते हैं क्या, A1 इंटू V1। क्यों, क्योंकि दोनों साइड में के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो उस केस में m के लिए हम A1 V1 लिख सकते हैं और साथ में चाहे तो डेल्टा T और रो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा 1/2 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, A1 V1 डेल्टा T इंटू रो, ठीक है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई। उसी तरह से अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी नहीं, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज होगा, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लेंगे, तो क्या जाएगा, दैट इज डेल्टा PE विल बी इक्वल टू व्हाट,
MgH2 माइनस MgH1, MgH2 माइनस MgH1। क्या क्या कॉमन है यहाँ पे? Mg कॉमन है, H2 माइनस H1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? M के प्लेस पे A1 V1 डेल्टा T रो G इंटू H2 माइनस H1। इसी तरह से अगर चेंज इन प्रेशर एनर्जी की हम बात करें या टोटल वर्क डन की बात करें, ठीक है, यानी कि नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड। नेक्स्ट वन है नेट, भाई हमें क्या है? एनर्जी चाहिए, तो नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड। फ्लूइड पे नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? दैट इज नेट वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? बी एंड पर जो टोटल वर्क डन करना पड़ा और यहाँ पे यानी कि वर्क डन एट बी माइनस वर्क एट ए। बी पे वर्क डन जो करना पड़ा वहाँ से हम ए वाले पर जो है ए एंड पर जो वर्क डन करना पड़ा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट वर्क डन। ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप फ्लूइड का जो है उस पोजीशन पे निकाल लो। अब यहाँ पे क्या वर्क डन करना पड़ेगा? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो P1 A1 इंटू V1 डेल्टा T लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो फोर्स दिस सिंप्लाइज, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा फंडा है। B पर निकालना है तो क्या निकालेंगे? B पे फोर्स क्या है? P2 A2। वर्क डन क्या है यहाँ पे? मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? V2 डेल्टा T। ठीक है, P2 A2 V2 डेल्टा T, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे फिलहाल। देखिए यहाँ पे नेट वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क एट ए माइनस वर्क एट बी। ठीक है, तो वर्क एट ए पे अगर हम बात करेंगे तो क्या जाएगा? P1 A1 क्या जाएगा? V1 डेल्टा T। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे माइनस करेंगे P2 A2। अब ध्यान रखिएगा कि जो दूसरा एंड है वहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि A1 V1 जो है वो A2 V2 के इक्वल था। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P2 A2 और V2 डेल्टा T। इसका मतलब ये हुआ कि इसके प्लेस पे A1 V1 A2 V2 इक्वल है, तो इसके प्लेस पे A1 V1 लिख सकते हैं। दिस सिंप्लाइज P1 माइनस P2, और इन दोनों के प्लेस पे क्या? जब यहाँ पे अगर हमने लिख दिया A1 V1 तो इसका मतलब A1 V1 डेल्टा T कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब A1 V1 डेल्टा T कॉमन हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड, टोटल वर्क डन फ्लूइड पे अगर हमें निकालना है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, by conservation of energy, net work done is equal to सारे वर्क, इसको प्लस इसको प्लस इसको, तीनों को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेट वर्क डन मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा पीई। तो इसके प्लेस पे नेट वर्क डन अभी हमने निकाला, क्या जाएगा? P1 माइनस P2 A1 V1 डेल्टा T। काइनेटिक एनर्जी के हम लिए हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 1/2
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज किया जाएगा ये A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो GH2 माइनस H1। A1 V1 डेल्टा टी से अगर दोनों साइड में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसको हम आगे यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ से नोट करने के बाद आपको ये नोट डाउन करना रहेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई A1 V1 डेल्टा टी। A1 V1 डेल्टा टी से अगर दोनों साइड में आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, उधर साइड में क्या मिलेगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर और A1 V1 डेल्टा टी प्लस रो GH2 माइनस H1, ये चीज मिलेगी। अब देखिए इसको थोड़ा सा ओपन करने के बाद आपको क्या दिखेगा, इसको रफ करना है। सब वन वाले को इधर की साइड में लाइए, P1 प्लस यहाँ पे 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा क्या, 1/2 रो V1 स्क्वायर हो जाएगा। ये रो GH1 क्या है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस, तो रो GH1 इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P2 प्लस यहाँ पे क्या बचा है, हाफ रो V2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा है, रो GH2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या, P प्लस प्रेशर एनर्जी जो भी है इसकी, ठीक है, या रो GS से सबको अगर डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए रो GS से डिवाइड, सबसे पहले हम इसको लिख लें P प्लस 1/2 रो इंटू V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका क्या जाएगा, कांस्टेंट है। क्लियर। अब सबको रो GS से डिवाइड कर रहे हैं तो P अपॉन रो G प्लस हाफ, यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, इसको चाहिए तो रफ करना है पहले। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय रो GH, यानी कि बर्नौलीज प्रिंसिपल आपका तो ये तो प्रूफ हो गया कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइडिंग बाय रो जी से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा, P अपॉन रो जी प्लस हाफ रो कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई 2G प्लस रो जी कैंसिल, यानी कि दैट इज H इज ऑल्सो इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे ये क्या है, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस पोटेंशियल हेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड जो है इनका भी सम क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपका बर्नौलीज थ्योरम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर स्टेटमेंट अगर दिया जाए, यानी कि दूसरा फॉर्म बर्नौलीज प्रिंसिपल का, हम कह सकते हैं क्या कि जो प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग इनकम्प्रेसिबल
and non-viscous fluid in a streamlined flow with streamlined irrotational flow will remain constant, यानी कि टोटल ये जो हेड है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉरिसली लॉ ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स क्या होता है? इफ्लक्स का मतलब होता है बेटा आउटफ्लो। ठीक है, आउटफ्लो मतलब कि कोई भी कंटेनर है, उस कंटेनर से कोई भी लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो हो रही है तो उसको हम आउटफ्लो या इफ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे टॉरिसली का जो लॉ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, टॉरिसलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। टॉरिसलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। तो देखिए टॉरिसलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स में इफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? आउटफ्लो। आउटफ्लो। इसके लिए हम एक कंटेनर लेते हैं, और इसको ऊपर से हमने पैक कर दिया। इसमें हमने लिक्विड फिल कर रखा है। यहां तक। ठीक है, अब इस कंटेनर में हमने चूंकि लिक्विड फिल कर रखा और यहां पर हमने इसको ओपन कर दिया, कट कर दिया, दैट इज इस तरह से। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां से जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इफ्लक्स ये भाई आउटवर्ड फ्लो यहाँ पे हो रहा है, तो आउटवर्ड फ्लो पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर हम 1 कंसीडर कर लें और इसको 0.2, दो पोजीशन हमें दिख रही हैं। यहां से जो इसकी हाइट है, इसकी हाइट को यहां से इस सरफेस से अगर हम देखें तो दैट इज y1, इसको हम लिख सकते हैं क्या, y1। उसी तरह से इस वाले सरफेस की अगर हमें हाइट निकालनी है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, y2। दिस इज y2। ठीक है, उसी तरह से अगर हम टॉप से देखें ये कितनी हाइट पर है, ठीक है, इस लिक्विड से कितनी हाइट पर ये है, क्या जो यहाँ पे आपका ऑरिफिस दिख रहा है, जिसको हम ऑरिफिस भी बोलते हैं, आउटफ्लो के लिए जो होल आपको दिख रहा है, ये कितनी हाइट पे है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज h। h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, यहाँ से जो वेलोसिटी हो लिक्विड की V1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले लिया A2, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो V2, जो भी वेलोसिटी लिक्विड की होगी वो V2 हमने ले लिया। प्रेशर का सवाल होता है कि यहाँ पे जो प्रेशर, चूंकि बाहर एटमॉस्फेयर में ये ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे काम कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज PA, और यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज P। इसको हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P, P2 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू PA, P2 इज इक्वल टू P। ठीक है, इतनी सारे डेटाज हमारे पास अवेलेबल हैं। इन डेटाज की हेल्प से हमें क्या निकालना है, V1 कैलकुलेट करना होगा। तो V1 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 B2 हो जाएगा कि नहीं। अगर हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो V1 इज इक्वल टू
या V2 चाहिए तो V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस सिंप्लाइज V2 इज इक्वल टू A1/A2 V1 होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर हम A1 और A2 के एरिया में देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत छोटा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या है, A2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन A1। तो जब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी होने का मतलब कि ये बहुत बड़ी होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, यानी कि जीरो को टेंड करने लगेगी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज V2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम इसकी स्पीड होगी, यानी कि यहाँ वाला जो लिक्विड है, जो सरफेस पे लिक्विड है, ये लिक्विड जो है आपको स्टेशनरी दिखाई देगा। ठीक है, ये लिक्विड जब आपको स्टेशनरी दिखाई देगा तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे बर्नौलिस प्रिंसिपल यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग बर्नौलिस इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलिस इक्वेशन, कहाँ कहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एट 1 and 2, दोनों एंड पर अगर हम बर्नौलिस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी कौन कौन सी, प्रेशर एनर्जी दैट इज PA, प्रेशर एनर्जी, या आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हो P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी Y1 दैट इज यहाँ पे रो G H1। ठीक है, पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों जगह हम ले लेंगे। तो यहाँ पे H1 नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y1 वर्ड यूज किया गया है तो Y1 यूज कर लेंगे। दैट विल बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GY2। अब देखिए यहाँ पे P1 क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे दैट इज PA। यहाँ पे P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA प्लस यहाँ पे हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे रो GY1। यहाँ पर P2 के प्लेस पे P ले लेंगे, लिक्विड प्रेशर यहाँ पे जो दिया है, प्लस यहाँ पे देखो V2 को हमने क्या लिया, जीरो, अप्रॉक्सीमेटली जीरो, तो यहाँ पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो इसको रिमूव कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीधे रो GY2 लिख सकते हैं। अब हमें अरेंज करना है, सबको उधर की तरफ ले जाएंगे, हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P, ये इधर आएगा तो P माइनस PA लिख सकते हैं, प्रेशर को प्रेशर से माइनस करेंगे, बाकी ये इधर की तरफ आएगा तो क्या लिख सकते हैं, प्लस रो G दोनों में कॉमन है, Y2 माइनस Y1 हो जाएगा। इसको आगे हम लिख सकते हैं क्या, P माइनस PA प्लस रो G, और यहाँ से हमने देखा Y2 माइनस Y1 क्या है, H है, तो रो GH लिख सकते हैं। ठीक, अब सवाल ये उठता है हमें V1 निकालना है, तो देखिए दोनों साइड से अगर हमें V1 निकालना है तो V1 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 टाइम्स P माइनस PA प्लस, इसको चाहे तो प्लस रो GH, और अपॉन में क्या जाएगा, रो। इसको फर्दर लिख सकते हैं क्या, 2P माइनस PA अपॉन रो प्लस इधर साइड में क्या जाएगा, 2GH। ठीक है, और अगर हमें V1 की वैल्यू चाहिए तो V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट 2 टाइम्स P माइनस PA अपॉन रो प्लस 2GH। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी आ गई इसी को हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स कहेंगे। ये जो आपको वेलोसिटी दिख रही है इसको हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स
ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स आपकी आ गई यहाँ से, दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। मतलब यहाँ पे वी फ्लक्स की जो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से लिक्विड यहाँ बाहर की तरफ आएगा, आउटफ्लो करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स है। क्लियर? अब इस पे कुछ केसेस करते हैं, कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। हो सकता है कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस केस में अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो वहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2p/ρ और प्लस 2gh आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। केस फर्स्ट, इफ P is very very greater than PA, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है इससे, तो इसको हम इस टर्म को इग्नोर भी कर सकते हैं, ये वाली टर्म हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2gh मे बी इग्नोर्ड, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी वैल्यू है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज v1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, √2p/ρ। ठीक है, तो अब 2p/ρ, ध्यान रखिएगा यहाँ p से a को माइनस करेंगे, मतलब कि इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से हम इस टर्म को निगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 टाइम्स p माइनस pa/ρ। तो ये आपका वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स ये आ जाएगा। ठीक है, कब, जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो इनका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो इस पूरे टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब व्हेन टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर इसको हम ओपन कर दें, नेक्स्ट केस, केस नंबर 2 की अगर हम बात करें, ये ऊपर से भी हमने क्लोज कर रखा था, इसको भी हम ओपन कर दें, तो केस 2, व्हेन टैंक इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, टैंक को एटमॉस्फेयर में ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो आपका प्रेशर दिख रहा है, दिस इम्प्लाइज P इज इक्वल टू PA, तो ये डिफरेंस 0, इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, यानी कि ये 0, तो क्या बचेगा, √2gh। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स विल बी इक्वल टू √2gh। ठीक है, क्योंकि ये P माइनस PA माइनस PA 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 2 केसेस बनेंगे। तो इस तरह से अगर हम टॉरिसोलिस लॉ को एक्सप्लेन करें, तो टॉरिसोलिस लॉ का स्टेटमेंट नोट डाउन कर लीजिए। The velocity of efflux of a liquid is equal to the velocity of efflux of liquid is equal to the velocity of efflux of a liquid, efflux of a liquid is equal to the velocity of efflux of liquid is equal to the velocity which a body acquires, velocity which a body acquires, velocity which a body acquires in falling freely from the, in falling freely from the, in falling freely from the free liquid surface, free liquid surface। ठीक है, फ्री लिक्विड सरफेस, जो भी सरफेस यहाँ पे आपका फ्री नहीं है, यहाँ पे फ्री है, तो फ्री लिक्विड सरफेस से फॉल होगा। फ्री लिक्विड सरफेस
टू द ऑरिफिस, टू द ऑरिफिस, फ्री लिक्विड सरफेस टू द ऑरिफिस, ठीक है। द रिजल्ट इज कॉल्ड टॉरिसेलिस लॉ। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड, द रिजल्ट इज कॉल्ड टॉरिसेलिस लॉ। द रिजल्ट इज कॉल्ड टॉरिसेलिस लॉ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। टॉरिसेलिस लॉ अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्टेटमेंट लिखना है। अगर वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स पूछा जाए तो वेलोसिटी ऑफ ई डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, तो ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करके लिखनी है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये सारे एप्लीकेशन है। टॉरिसेलिस लॉ भी जो है आपका बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन ही कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका वेंचुरीमीटर, एटोमाइजर, ठीक है, डायनेमिक लिफ्ट, ये सारे जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशंस हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।